क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रशियन ज़ोल्वरीन। तो बच्चे प्रशियन ज़ोल्वरीन का सबसे मेन काम क्या था। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ। प्रशियन ज़ोल्वरीन ज़ोल्वरीन मैंने आपको बताया कि एक तरीका था जिससे सारे देश के सारे राज्य आपस में इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होने के बाद ये ना टैक्स को लेकर ना टैक्स को कम किया करते थे। ज़ोल्वरीन में ना ये एक समझौता टाइप का था जिसमें ये होता था सारे राज्य आपस में इकट्ठा हुए। ये लोग क्या करते थे, इंटरनल जितना भी देश के अंदर अंदर टैरिफ है ना या टैक्स है उसे हटा दिया करते थे। तो प्रशियन ज़ोल्वरीन का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि इंटरनल टैक्स को हटा देना। क्वेश्चन नंबर 23। वो वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। मतलब कि जब जर्मनी साम्राज्य का यूनिफिकेशन हुआ, जब जर्मनी पूरा का पूरा एक हो गया था, इसके बाद जर्मनी का नया राजा किसे बनाया गया, तो किसे घोषित किया गया था। प्रोक्लेम्ड मतलब घोषित करना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं बच्चे, ये जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं इनका नाम है आपका विलियम फर्स्ट। ये आपके प्रशियन के किंग थे, मतलब ये प्रुशिया के राजा थे। बच्चे ये जो प्रुशिया का राजा है ना विलियम फर्स्ट, इन्हें बनाया था जर्मनी का राजा जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। ये प्रशियन के भी किंग थे, देखो कंफ्यूज मत होना। इस व्यक्ति का नाम है विलियम फर्स्ट, ये प्रुशिया का राजा था और जब जर्मनी एक हो गया तो जर्मनी का भी राजा इसी को बना दिया गया। जैसे ही ना बच्चे ध्यान से देखो तस्वीर में, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ माने कि जर्मनी जैसे ही एक हो गया, वहां के सारे लोग मिलकर एक हो गए, तो प्रुशियन किंग को इसको वहां का नया राजा बना दिया गया। क्यों बनाया, अभी आगे आप क्वेश्चंस पढ़ोगे बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। बेटा द एक्ट ऑफ यूनियन नाम का कानून जो 1707 में आया था, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का ये जो कानून है, ये कानून दो देशों के बीच में हुआ था तय। तो बच्चे वो देश कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूं। एक था आपका स्कॉटलैंड और दूसरा था आपका इंग्लैंड। तो ये दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ, एक साइन हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है इस कानून का द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था। अब स्कॉटलैंड और आपका इंग्लैंड ये दोनों मिलकर आपस में एक हो गए और इन दोनों के मिलकर एक होने पर बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ये दोनों देश आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इन दोनों ने, ये जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है, दोनों देश एक हुए थे कौन से कानून के तहत, एक्ट ऑफ यूनियन। देखो नाम में ही इसका मतलब छुपा है, यूनियन मतलब एकता, एक हो जाना। द एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में आया था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर आपस में एक हुए और ये दोनों देश मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बच्चे इस कानून के बाद हमारा इंग्लैंड, ये जो दिख रहा है ना इंग्लैंड, आपका इंग्लैंड अपने सारे फैसले स्कॉटलैंड के ऊपर थोप सकता था। माने कि सर इसका मतलब क्या है, मतलब कि देखो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो गए हैं। अब इंग्लैंड के जो भी नियम होंगे, देखो अगर आप मैप में देखोगे, ध्यान से देखिए, अगर आप मैप में देखोगे तो इंग्लैंड का क्षेत्रफल मतलब इंग्लैंड का एरिया बड़ा है, स्कॉटलैंड छोटा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों देश एक हो गए हैं तो डोमिनेंट कौन होगा, किसकी ज्यादा चलेगी, इंग्लैंड की। तो यहां पर यही बोला हुआ है, इस कानून के तहत, इस कानून के लागू होने के बाद इंग्लैंड जो है वो अपने सारे फैसले जो है स्कॉटलैंड पे भी लागू कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फेयर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। बच्चे यहां पर सवाल कह रहा है कि हमें लिबरलाइजेशन शब्द का मतलब बताना है। लिबरलाइजेशन शब्द का मतलब बताना है 19वीं शताब्दी के यूरोप में, जब हमारे यूरोप में 19वीं शताब्दी चल रही थी, उस वक्त लिबरलाइजेशन शब्द का क्या मतलब था। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं, 19वीं शताब्दी जब पूरे यूरोप में, मतलब 19वीं शताब्दी के यूरोप की बात करें, अभी की नहीं, ठीक है बच्चे, अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है, हम बात कर रहे हैं यूरोप की 19वीं शताब्दी की। इस दौरान लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्री मार्केट, मतलब कि मार्केट, बाजार को आजाद कर देना। बाजार पे जो भी सरकार या राजाओं के द्वारा कर वर या टैक्स वैक्स या फिर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उनको हटा देना, बाजार को आजाद करना।
और क्या मतलब है लिबरलाइजेशन का? जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है ना, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी गुड्स को और कैपिटल्स को, माने आपका जो भी सामान है व्यापार का, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, उसकी मूवमेंट करने में ना रेस्ट्रिक्शंस थी। आप किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, रेस्ट्रिक्शंस मतलब कि आप पे टैक्स लगाया जाता था कि भैया आप इस इलाके से उस इलाके में माल लेकर जा रहे हो तो पैसा दोगे, टैक्स दोगे। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। और ये सबसे बड़ी डिमांड किसकी थी आपको पता है? ये मिडिल क्लास की थी डिमांड, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में ये मिडिल क्लास वाले थे। तो याद रखना, लिबरलाइजेशन की जो डिमांड थी कि भैया बाजार को आजाद करो, गुड्स और कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रेस्ट्रिक्शंस आती है, जो टैक्स लगाते दबा के, उन सबको हटाओ। ये दोनों शब्दों को मतलब है लिबरलाइजेशन, माने कि बाजार को आजाद करना। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, बाजार को आपका आजाद करना और साथ ही साथ हमारे गुड्स और कैपिटल की जो मूवमेंट है उनमें जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, टैक्स लगा रखा है, उसको भी हटाना। इन दोनों को लिबरलाइजेशन कहते हैं। और लिबरलाइजेशन की डिमांड, मांग कौन कर रहा था? आपके मिडिल क्लास के लोग कर रहे थे सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 26, who was called as the architect of Germany's unification? बच्चे मैंने आपको अभी इससे पहले एक सवाल पढ़ाया था, जर्मनी की यूनिफिकेशन होने के बाद वहां पर राजा तो बनाया था विलियम फर्स्ट को, जो प्रुशिया का भी राजा था। थोड़ा बहुत याद होगा, कोई नहीं, अभी बहुत डिटेल में आप बार बार पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है बच्चे? तो बच्चे यहां पर बोला है जर्मनी की ना यूनिफिकेशन हुई, उसकी यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? अब अक्सर बच्चे ये सोचते हैं सर आर्किटेक्ट का मतलब तो ये होता है कि जो डिजाइन बनाता है। हाँ बच्चे, जर्मनी को एक करने के लिए प्लानिंग सब कुछ थी बच्चे ऑटो वन बिस्मार्क की। तस्वीर में जो आपको शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है ऑटो वन बिस्मार्क। याद रखना मैंने आपको क्या बोला, इनका नाम है ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी को एक करने के लिए सारी प्लानिंग और किस तरीके से प्लान करना है वो सब चीज इन्होंने की थी, ऑटो वन बिस्मार्क को। इसीलिए जर्मनी यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन ब्रीफ। बच्चे ऑटो वन बिस्मार्क की जो हमारी, मैंने बताया ना ऑटो वन बिस्मार्क जो आपका जर्मनी यूनिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल था, इसकी भूमिका बतानी है, मतलब कि इसने क्या रोल निभाया। तो बच्चे मैंने अभी आपको इससे पहले वाला सवाल बताया कि जर्मनी की यूनिफिकेशन करने के लिए, माने जर्मनी जैसे बड़े से देश को, आप देख सकते हो ये पूरा जर्मनी है, इस बड़े से जर्मनी जैसे देश को एक करने के लिए ऑटो वन बिस्मार्क ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। मैं फिर आपको बोल रहा हूं बच्चे, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, बस आप वीडियो में आगे तक बने रहें। आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपको सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि ऑटो वन बिस्मार्क ने ऐसा क्या किया कि जर्मनी यूनिफिकेशन में उसका नाम बार बार लिया जाता है। भाई जर्मनी को एक करने के लिए सारी प्लानिंग, किस तरीके से जर्मनी को एक करना है और कैसे एक होगा, ऑटो वन बिस्मार्क ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ऑटो वन बिस्मार्क की ना एक पॉलिसी थी जो बहुत ज्यादा फेमस थी, जिस पॉलिसी का नाम था आपका ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये पॉलिसी थी आपकी ऑटो वन बिस्मार्क की। अब ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, अब याद रखना, ऑटो वन बिस्मार्क की सबसे मतलब ये लगा लो मशहूर पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का बच्चे। पहला पढ़ते हैं, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। मतलब कि फ्रांस की क्रांति के दौरान वो कौन कौन सी घटनाएं हैं, जिन घटनाओं की, देखो फ्रांस में क्रांति चल रही थी, वहां पर सारी घटनाएं बीत रही थी, तो वो कौन कौन सी घटनाएं जिनकी वजह से यूरोप के बाकी पार्ट के जो लोग थे, बाकी अदर देशों के यूरोप के जो लोग थे, वो इन्फ्लुएंस हो गए क्रांति के लिए और वो लोग भी अपनी अपनी कंट्री में क्रांति करने लगे। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं, सारी घटनाओं का वर्णन करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं बच्चे, देखो फ्रांस के अंदर ना क्रांति चल रही थी, और ध्यान से सुनना, फ्रांस के अंदर क्रांति चल रही थी, तो जैसे इस क्रांति की बातें और इस क्रांति के मैसेज चारों तरफ यूरोप के बाकी पार्ट्स में जा रहे थे, है ना। फ्रांस के अंदर क्रांति चल रही थी और इस क्रांति की जो भी घटनाएं होती थी, उन जो घटनाओं के जो भी बातें होती थी, आपको पता है ना, एक देश में कुछ भी चलता है तो आस पड़ोस देशों में पता चल जाता है। तो वैसे ही फ्रांस के अंदर क्रांति चल रही थी और इस क्रांति के बारे में जितनी भी डिटेल और जो भी बातें, जानकारियां इधर उधर बाकी यूरोप के देशों में जा रही थी। तो इससे क्या हुआ बच्चे, आपके जो मिडिल क्लास फैमिली के एजुकेटेड पीपल थे, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली होती ना, उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे और जो विद्यार्थी थे, इन लोगों ने मिलकर, पढ़े लिखे लोगों ने और विद्यार्थियों ने मिलकर जैकोबिन क्लब बना लिया। पहला मैंने आपको बताया, देखो क्या हुआ, है ना, फ्रांस में क्रांति चल रही थी, उसका मैसेज बाकी कंट्रीज में जा रहा था, जिसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली के पढ़े लिखे लोग और आपके विद्यार्थियों ने मिलकर बनाया आपका जैकोबिन क्लब। ठीक है, इस क्लब को बना लिया। अब दूसरा मैं आपको पॉइंट बताता हूं बच्चे, दूसरे पॉइंट में यहां पर क्या है,
इन पढ़े लिखे लोगों ने और हमारे आप बोल लो स्टूडेंट विद्यार्थियों ने मिलकर क्रांति करी। आपको पता है इन्होंने प्रोटेस्ट किए, इन्होंने नारेबाजी करी। अब इनके प्रोटेस्ट और इनके नारेबाजी करने से हुआ क्या, फ्रांस की सेना को मिल गया एक रास्ता। ध्यान से सुनना, ये जो लोग हैं अदर कंट्री के, दूसरे देशों के जो लोग हैं ना, ये देखो ये लोग हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, इसकी वजह से हुआ क्या, फ्रांस की सेना को एक रास्ता मिल गया। और रास्ता मिल गया क्या, अब भाई जगह जगह अगर फ्रांस की सेना को देखकर इन्फ्लुएंस होकर अगर लोग क्रांति कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो फ्रांस की सेना को एक रास्ता मिल गया, जिसकी वजह से वो लोग क्या हुआ, फ्रांस की सेना हॉलैंड गई, आपका यहां से स्विट्जरलैंड गई, बेल्जियम गई। ध्यान से सुनना, वो हॉलैंड गई, स्विट्जरलैंड गई और बेल्जियम। सर वो अपने देश को छोड़कर इन जगह पर क्यों कर जा रहे थे बच्चे, फ्रांस की सेना फ्रांस को छोड़कर इन जगहों पर, हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, 1790 में ये इस जगह पे इसलिए जा रहे थे बच्चे, ताकि ये अपने देश में जो हुई क्रांति है उसका संदेश चारों तरफ फैला रहे थे। ये कह रहे थे देखो हम लोगों ने क्रांति करी, हम लोगों को आजादी मिली, आज हम लोग कितना वेल डेवलप्ड है, आप लोग भी क्रांति करो। तो क्रांति के संदेश को, नेशनलिज्म को ये चारों तरफ बढ़ा रही थी फ्रांस की सेना। और जाहिर सी बात है सारे लोग इनको मान भी रहे हैं, लोग तो इनको देखा देखी करके क्रांति कर रहे हैं, तो इनको एक हौसला मिल गया था फ्रांस की सेना को, जिससे कि ये स्विट्जरलैंड गई, बेल्जियम, हॉलैंड 1790 में। इसके अलावा ये इटली भी गए और इटली में जाकर भी फ्रांस की सेना ने क्या करा, अपना प्रचार किया कि हाँ भाई देखो क्रांति, और लोगों के अंदर नेशनलिज्म को जगाया। ठीक है, अब क्या था, अब देखते देखते भाई इतनी सारी जगह चले गए ये लोग, फ्रांस की सेना, ये लोग हॉलैंड गए, ये लोग आपका बेल्जियम गए, स्विट्जरलैंड गए, इटली गए। अब इतनी जगह जाने के बाद उसके बाद फ्रांस की सेना ने सोचा कि अब हम नेशनलिज्म जो है ना, हमारा जो देशभक्ति का जो संदेश है, अब वो हम अब्रॉड लेकर जाएंगे। अब्रॉड का मतलब क्या होता है बच्चे, दूर के जो देश होते हैं उनको अब्रॉड कहते हैं। अब मेरा जो पड़ोसी मुल्क है वो मेरे लिए अब्रॉड नहीं है, वो तो बस लगा लो मेरे बगल वाला पड़ोसी मुल्क है ना, मगर जो हमारे देश से काफी दूर देश के होते हैं ना, उसे अब्रॉड कहते हैं। अब फ्रांस ने अपने नेशनलिज्म का संदेशा सिर्फ पड़ोसी मुल्कों तक नहीं, वो दूर दूर के देशों तक, यूरोप के कोने कोने तक उसको फैलाने लगे। तो बच्चे इस तरीके से फ्रांस में होने वाली घटनाओं ने देखो आपका किस तरीके से यूरोप के बाकी इलाकों को इन्फ्लुएंस किया कि आप लोग भी क्रांति करो, आप लोग भी नेशनलिज्म को जगाओ अपने अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रोल डिड ग्यूसेप गैरिबल्डी प्ले इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बच्चे सारी कंट्री का ना यूनिफिकेशन हुआ था, पहले पहले सारी कंट्री ना बटी हुई रहती थी आपस में, तो अलग अलग साम्राज्य होते थे, एक ही देश के अंदर किसी अलग अलग लोगों का साम्राज्य होता था। तो यूनिफिकेशन का मतलब ये सारे अलग अलग साम्राज्य हटाओ और एक साम्राज्य स्थापित करो जिसमें सारे लोग आपस में आकर इकट्ठा हो जाए, इसे ना यूनिफिकेशन कहते हैं बच्चे। तो इटली की यूनिफिकेशन में ग्यूसेप गैरिबल्डी का क्या रोल था बच्चे, कंट्री का नाम याद रखना इटली, और इटली की यूनिफिकेशन में ग्यूसेप गैरिबल्डी का क्या रोल था। तो पढ़ते हैं बच्चे आपका इसको आगे। बेटा यहां पर तस्वीर में आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है ग्यूसेप गैरिबल्डी। इनका जन्म 1807 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपका 1882 में हुई थी। ठीक है बच्चे, नाम है क्रांतिकारी का ग्यूसेप गैरिबल्डी, इनका जन्म 1807 में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1882 में। अब बच्चे मैं इनके बारे में बताता हूं, ये इटली के मशहूर क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे। बच्चे ध्यान से सुनना, इटली के बहुत फेमस थे ये ग्यूसेप गैरिबल्डी, और ये ना फ्रीडम फाइटर थे, जैसे भगत सिंह थे ना फ्रीडम फाइटर का मतलब इनकी सोच ये थी कि भैया अगर आज़ादी पानी है तो लड़ झगड़ कर ही आज़ादी मिलेगी, बात कर कर और सलाह मशवरा कर कर कुछ नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आज़ादी चाहिए तो लड़ो। ठीक है, तो ये है ग्यूसेप गैरिबल्डी। अब ये क्या करते हैं, देखो इटली को एक करने के लिए इनका क्या वो था। वैसे तो ये क्या करते थे, ये जो ग्यूसेप गैरिबल्डी है ना, इनके पास ना अपना एक अलग सा काफिला होता था, ट्रूप होता था, काफिला, बहुत सारे लोग थे क्रांतिकारी जो इनके साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा इनका काम था ये नए नए वॉलंटियर्स को, मतलब नए नए लोगों को जगह जगह पर जाकर बोलते थे अगर आप भी हमारी तरह फ्रीडम फाइटर बनना चाहते हो, हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ आ सकते हो। तो इनका काम था ग्यूसेप गैरिबल्डी का कि नए नए वॉलंटियर्स को अपने काफिले में शामिल करना। अब होता है क्या बच्चे, 1860 की बात है, ध्यान से सुनना। 1860 में जब लगता है ग्यूसेप गैरिबल्डी को कि काफी सारे लोग हैं उसके काफिले में, तो 1860 में ग्यूसेप गैरिबल्डी अपने सारे क्रांतिकारियों के साथ, जितने भी क्रांतिकारी थे, अपना पूरा काफिला लेकर ये चल पड़ते हैं इटली के साउथ इलाके पे। बच्चे ध्यान से सुनना, इटली का ये साउथ इलाका, अब सर ये साउथ इलाके में क्यों जा रहे हैं ग्यूसेप गैरिबल्डी? ग्यूसेप गैरिबल्डी जो थे वो इटली के ही थे, इटली के मशहूर फ्रीडम फाइटर। इनका काम था काफी, इनके पास काफी सारा बड़ा काफिला था, ये नए नए वॉलंटियर्स को अपने उसमें शामिल करते थे। अब 1860
1860 में ग्यूसेप गैरीबेल्डी अपने सारे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इटली के साउथ इलाके की तरफ जाते हैं। अब ये साउथ इलाके में क्यों जा रहे हैं? देखो साउथ इलाके में यहां पर जाते हैं, आपका किंगडम ऑफ टू साइसलीज। तो बच्चे ध्यान से सुनना, देखो ये पूरा इटली है, ठीक है बच्चे ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा ऐसे इटली बना हुआ है, ठीक है। ये इटली के साउथ इलाके में क्यों जा रहे हैं बच्चे? इस इलाके में ना स्पेन के किंग का हुकूमत थी, मतलब जो स्पेन का राजा था उसने ना इटली का ये भाग अपने अंडर में ले रखा था, मतलब कब्जे में ले रखा था। स्पेन का जो रूलर था, तो स्पेनिश जो रूलर था, स्पेन का जो राजा था, उसने इटली का ये वाला भाग जिसका नाम है किंगडम ऑफ टू साइसिलीज, तो इस इलाके को हमारा स्पेन के राजा ने घेर रखा था। अब ग्यूसेप गैरीबेल्डी क्या करते हैं? ध्यान से सुनना बच्चे, ग्यूसेप गैरीबेल्डी क्या करते हैं? अपने सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर यहां पर हमला बोलते हैं सन 1860 में। ध्यान से सुनना, सन 1860 में ग्यूसेप गैरीबेल्डी अपने सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इटली के साउथ पार्ट में जाते हैं। साउथ मतलब नीचे वाला पार्ट, जहां पर जो कि नाम है किंगडम ऑफ टू साइसलीज। यहां पर पहले से कौन राज कर रहा था? स्पेन का रूलर था, मतलब कि स्पेन का जो राजा था वो यहां पर राज कर रहा था। अब ग्यूसेप गैरीबेल्डी अपने सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर यहां पर हमला बोलते हैं और स्पेनिश रूलर को हरा देते हैं और यहां से बाहर फेंकते हैं। अब दिक्कत, सर स्पेन का राजा जब इतने बड़े इलाके को घेरे हुए है तो ग्यूसेप गैरीबेल्डी ने कुछ क्रांतिकारियों को, कुछ वॉलंटियर्स को लेकर इसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? तो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, ग्यूसेप गैरीबेल्डी ना इटली को आजाद करवाकर एक करना चाहते थे, यूनिफिकेशन। वो चाहते थे इटली के जो इलाके हैं ना, जो अलग अलग राजाओं ने घेर रखे हैं, जैसे नीचे इटली का जो साउथ वाला इलाका है, टू किंगडम ऑफ साइसिलीज, ये आपका घेर रखा था स्पेन के राजा ने, है ना, स्पेन वाले लोगों ने घेर रखा था, स्पेन के राजा ने। तो ये चाहते थे सबको आजाद करवाएं और फिर यहां पर एक ही साम्राज्य, यूनिफिकेशन बना दे। ग्यूसेप गैरीबेल्डी को यहां के लोकल लोगों का भी सपोर्ट था। इस किंगडम ऑफ टू साइसिलीज जहां पर स्पेन के राजा की हुकूमत थी, वहां के जो लोकल पीपल थे ना इटली के, तो ये इटली का इलाका स्पेन के राजा ने यहां पर कंट्रोल पा लिया, समझ रहे हो ना बच्चों? तो यहां के लोकल लोगों ने भी ग्यूसेप गैरीबेल्डी की बहुत मदद करी। तो ग्यूसेप गैरीबेल्डी, इनका काफिला, इनके वॉलंटियर 1860 में मार्च करते हुए सारी की सारी सैनिकों के साथ ये हमला करते हैं स्पेन के राजा पे। और स्पेन का राजा कमजोर क्यों पड़ता है? क्योंकि स्पेन के राजा की जो आवाम थी, वहां की जो प्रजा थी, वो भी ग्यूसेप गैरीबेल्डी को सपोर्ट कर रही थी। थे तो वो इटली के, वो चाहते थे ये ग्यूसेप गैरीबेल्डी स्पेन के राजा को मारे, इसे बाहर भगाए, ठीक है, आजाद करे हमारे इलाके को। और हुआ भी ऐसा ही, और यहां पर जो स्पेन का राजा था उसको यहां से हटा दिया गया। अब हमारा ये इटली का साउथ वाला इलाका आजाद हो गया था। इटली के और भी इलाके लोगों के कब्जे में थे, वो कैसे आजाद हुए हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हमने साउथ इटली का पढ़ा है, ठीक है। अब क्या था, इटली पूरा आजाद हो गया था और सन 1861 में, बेटा सन 1861 में हुआ क्या, ध्यान से देखना। ये जो आपको शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ये तस्वीर में दिख रहे हैं आपको विक्टर इमैनुअल। बच्चे ये जो थे वो इटली के प्रिंस थे, ये पूरी की पूरी इटली के राजकुमार थे। लेकिन अफसोस, राजकुमार तो थे लेकिन इटली पे तो अलग अलग लोगों ने कब्जा कर रखा था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इटली के साउथ वाले इलाके में स्पेन के राजाओं ने कंट्रोल पा रखा था। तो 1861 में क्या होता है, जब पूरा इटली आजाद होता है, पूरा इटली आजाद हो गया, तो सन 1861 में आपका इन्हें वहां का नया राजा, पूरी की पूरी इटली का नया राजा बना देते हैं। देखो नाम मैंने अभी आपको बताया इसका, विक्टर इमैनुअल। 1861 तक आपका इटली पूरा आजाद हो गया था और आजाद होने के बाद इन्हें बना दिया था वहां का नया राजा, पूरी इटली का एक राजा जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। भाई इन्हें क्यों बनाया? भाई ये वहां का प्रिंस था, राजकुमार था वहां का। अब बाहरी सेनाओं ने, बाहरी ताकतों ने आकर इटली पर हमला कर कर इटली को अपने अंडर में ले लिया, इटली के बहुत सारे इलाके घेर लिए थे। तब सारे फ्रीडम फाइटर क्रांतिकारियों ने मिलकर राजकुमार की मदद करी। देखा जाए तो ग्यूसेप गैरीबेल्डी ने साउथ वाला इलाका हटाया और फिर इनको राजा बनाने के लिए बोला कि हाँ आप पूरी इटली के राजा बनिए। इस तरीके से हमें पता चलता है इटली की यूनिफिकेशन में ग्यूसेप गैरीबेल्डी का क्या रोल था। साउथ इटली का इलाका, टू किंगडम ऑफ साइसिलीज, इसे आजाद करवाया था किससे? स्पेन के राजाओं से। ठीक है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, द 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप एक्सप्लेन। मतलब बच्चों द 1830, ये जो 1830 का दशक था, दशक मतलब ये 10 साल है बच्चे, देखो ध्यान से, 1830, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक,
इसे 1830 कहते हैं, 30s, मतलब 1830 का दशक, 10 सालों का। तो ये जो 10 साल थे ना 1830 ये 1830, 1830 का जो दशक था ये यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा हार्ड रहा। अरे क्या हुआ ऐसा इन 10 सालों में जो यूरोप की, जिसकी वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, पूरे यूरोप की बात हो रही है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं सबसे पहला पॉइंट, बच्चे 19वीं शताब्दी के आधे आधे तक, जब 19वीं शताब्दी आधी हो गई थी ना बच्चे, तब तक ना बच्चे हमारे जो यूरोप की जनसंख्या थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा तेजी से। और जनसंख्या इंक्रीज करने पर अर्थव्यवस्था बिगड़ती है बच्चे। अगर हमारे घर की अर्थव्यवस्था भी है, मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, अगर हम लोग 10 लोग हो जाएंगे या मान लो 20 लोग हो जाएंगे तो मेरे घर में भी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी ना, चीजें बिगड़ने लगेंगी, जो पहले की तरह चलती थी वो वैसे नहीं चल पाएंगी। तो पहला कारण यह था कि 19वीं सेंचुरी के आधे आधे तक पूरे यूरोप की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। और दूसरा पॉइंट बच्चे, जो जॉब सीकर थे, बच्चे जॉब सीकर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं बच्चे जो नौकरी ढूंढते हैं, जो लोग नौकरी ढूंढते हैं उन्हें जॉब सीकर कहा जाता है। जॉब सीकर ज्यादा थे और रोजगार बहुत कम था, मतलब कि जॉब्स तो बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, लेकिन जॉब सीकर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, लोगों में बेरोजगारी आई। लोग नौकरियों के लिए तो बहुत घूम रहे हैं लेकिन नौकरी इतनी है ही नहीं, तो बेरोजगारी पैदा हुई। अब बेरोजगारी अगर पैदा होगी तो यूरोप की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी बिगड़ेगी, है ना। अब तीसरा पॉइंट बच्चे, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर है, छोटे मोटे प्रोड्यूसर मतलब छोटे मोटे व्यापारी, बच्चे इन्हें ना बहुत हार्ड हो गया था कंपटीशन। अब इनका कंपटीशन किससे था? एक तरफ थे बच्चे आपके छोटे प्रोड्यूसर और दूसरी तरफ था आपका जो मशीन से सामान बनाते हैं। एक तरफ आप देख सकते हो बेचारा छोटा सा स्मॉल प्रोड्यूसर जो अपने हाथ से सामान बना बनाकर बेचता है, और दूसरी तरफ ये मशीन जो बड़े बड़े लोग हैं, बिग प्रोड्यूसर जो मशीन से माल बना के बेचते हैं। अब छोटे मोटे प्रोड्यूसर इस मशीन वालों से जीत नहीं पा रहे थे। और ये मशीन आती कहां से थी बेटा? इस बात को थोड़ा गौर से सुनना। पूरे यूरोप में जिस तरीके से पहली बार क्रांति करी थी फ्रांस ने, उसी तरह पूरे यूरोप में अगर कोई मशीन्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए फेमस था तो वो था इंग्लैंड। याद रखना, पूरे के पूरे यूरोप में इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो सबसे पहले मशीन्स लेकर आया था। अब जो अमीर अमीर लोग थे ना, वो यहां से मशीन्स ले लेकर क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, और छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अब आप लोग भी जानते होंगे, अगर मैं मार्केट में जाऊं, कोई से भी बाजार में चले आओ, बाजार में आपको स्मॉल प्रोड्यूसर भी मिलेंगे और बिग प्रोड्यूसर भी मिलेंगे। ज्यादा संख्या किसकी होगी? छोटे मोटे प्रोड्यूसर की ज्यादा संख्या होती है, और जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर आप किसी भी बाजार में जाते हो तो नाइकी का शोरूम आपको एक दिखेगा और फुटकर व्यापारी अनेक दिखेंगे आपको, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बच्चे इसी तरीके से छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स तो पैसा कमा ही नहीं पाते, और अगर ये पैसा कमाएंगे नहीं तो अर्थव्यवस्था तो तब बनती है ना जब देश के सारे लोग पैसा कमा रहे हो। भाई यहां तो सिर्फ कुछ ही लोग पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो मशीन्स, इंग्लैंड से मशीन्स ला लाकर सामान बना बनाकर बेच रहे हैं, है ना। छोटे मोटे प्रोड्यूसर बिल्कुल नहीं बना पा रहे थे। जो यूरोप के इंग्लैंड से माल ला लाकर बेच रहे हो तो खूब पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो छोटे प्रोड्यूसर तो कमा ही नहीं पा रहे, तो अर्थव्यवस्था कहां से अच्छी हो पाएगी? अब आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं। यूरोप के बच्चे जिस भी इलाके में अभी भी ऑटोक्रेसी थी, जिन जिन इलाकों में राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी, वहां पर शाही घराने लोग मजे में रहते थे। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? यूरोप के जिस भी इलाके में राजा की हुकूमत हुआ करती थी, वहां पर ये जो ऑटोक्रेट्स थे, मतलब शाही घराने के लोग, अमीर लोग, रिच लोग, जिनका समाज में एक बड़ा औहदा है, दर्जा है, जो अमीर है, ये लोग तो बड़े मजे में जी रहे थे, आराम से जी रहे थे। और बेचारे जो गरीब थे, बेचारे मजदूर आदमी थे, वो टैक्स का बर्डन अपने सर पे लिए झेले जाते, बेचारे बड़ा परेशान थे। इसके अलावा आपको पता है यूरोप के अंदर पूरे के पूरे चावलों के दाम बढ़ रहे थे। चावलों की ना, ये जो चावल है ना, फूड है हमारा, अनाज में आता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। कारण क्या था? अब यूरोप में ना 1830 के ही दशक में फसल भी खराब हो गई। अब भाई फसल ढंग से उग नहीं पाई। अब अगर फसल नहीं उगेगी तो चावलों के दाम तो बढ़ेंगे। थोड़े बहुत चावल है और उसको भी क्या अमीर लोग खाएंगे? अब यार इकोनॉमी तो बिगड़ रही है, देखो चावलों के रेट बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बच्चे, इससे हुआ क्या? इससे पॉपुलिज्म का जन्म हुआ। पॉपुलिज्म का मतलब होता है जब लोग ना गांव को छोड़कर माइग्रेशन करते हैं शहर की ओर। आप तस्वीर में ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे गांव वाले अब गांव को छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं शहर की ओर।
और शहर की ओर जाएंगे। अगर सारे गांव वाले शहर चले गए तो ऐसे तो शहर ओवर क्राउडेड हो जाएगा, और शहर ओवर क्राउडेड होगा तो भाई किसी एक जगह पे इतने सारे लोग अगर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी बिगड़ रही है। भाई इकोनॉमी तब सही रहती है गांव में भी लोग रहें, शहर में भी रहे। भाई गांव से भी तो तरक्की होती है। अगर गांव में लोग रहेंगे ही नहीं, अनाज ही नहीं उगाएंगे, तो फिर शहर में क्या अनाज जो पहले का पड़ा हुआ है वो जब तक चल पाएगा, बाकी तो दिक्कत हो जाएगी फिर बाद में। तो बच्चे इससे हमें ये पता चलता है कि 1830 के दशक में यूरोप की अर्थव्यवस्था इतनी खराब क्यों हुई थी। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, हाउ। बच्चे यहां पर बोला हुआ है 1848 में ना कंजर्वेटिव मतलब कि शाही घरानों पे इतनी ताकत आ गई थी कि वो लिबरल के द्वारा चलाए गए आंदोलन को रोक सके, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो पुराने शासनकाल को वापस नहीं लेकर आए। सत्ता और ताकत जो थी वो कंजर्वेटिव शाही घराने के पास आ चुकी थी 1848 में। ताकत आने के बावजूद भी उन्होंने लिबरल लोगों के आंदोलन को नहीं रोका। ऐसा क्यों किया, देखो मैं आपको बताता हूं। बच्चे जो मोनार्क्स थे, जो राजा महाराजा थे, उन्हें एक बात चीज समझ में आ गई थी। उन्हें यह पता चल गया था कि रिप्रेशन और रेवोल्यूशन का ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। सर ये रिप्रेशन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? बच्चे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि रिप्रेशन का मतलब रोकना और रेवोल्यूशन मतलब क्रांति करना। रिप्रेशन कौन करेगा? मोनार्क करेगा। मोनार्क रोकेगा क्रांतिकारियों को, भाई नहीं ये सब गलत है, आप क्रांति नहीं कर सकते। और फिर क्रांतिकारी क्या करेंगे? समय आने पर जब क्रांतिकारियों पे ताकत आएगी तो रेवोल्यूशन करेंगे। फिर वक्त का दौरा पलटेगा और ताकत आएगी मोनार्क पे, और मोनार्क रिप्रेशन करेगा, क्रांति को रोक देगा। फिर दोबारा से वक्त का दौर जाएगा लिबरल्स के पास, क्रांतिकारियों के पास, फिर ये क्रांति करेंगे। तो राजा को ना ये चीज समझ में आ गई थी कि रिप्रेशन और ये रेवोल्यूशन का जो चक्र है ना ये गोल 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 घूमता ही रहेगा। इससे बचने का मात्र सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? लिबरल्स लोग जो आंदोलन कर रहे थे इनको कंसेशन दे देना, इनकी मांगे पूरी कर देना। सिर्फ एक यही तरीका था। मोनार्क को समझ में आ गया था। मोनार्क जानते थे कि यार अभी हम इन्हें रिप्रेस कर देंगे, सत्ता हम पे, ताकत हम पे है, मगर क्या समय के बाद आगे जाकर जब इन लोगों के पास ताकत आएगी ये दोबारा क्रांति करेंगे, हम क्या बार बार यही करते रहेंगे? तो उन्होंने क्या करा, सारे लिबरल्स आंदोलनकारियों को कंसेशन दिया, उनकी मांगे पूरी करी। इसके अलावा बच्चे देखो ये यूरोप है, ये यूरोप का नॉर्थ पार्ट, ये यूरोप का साउथ, ये यूरोप का ईस्ट पार्ट, और ये आपका वेस्ट पार्ट, और ये आपका सेंट्रल पार्ट। देखो होता क्या है, यूरोप के सेंट्रल वाले भाग में और आपके ईस्टर्न यूरोप में यहां पर 1848 के बाद, बेटा ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं आपके सेंट्रल यूरोप की और ईस्टर्न यूरोप की। यहां पर 1848 के बाद लोगों ने बदलाव लाना शुरू कर दिए। मतलब जो शाही घराने के लोग थे, यहां पे राजा महाराजा लोग थे, उन्होंने बदलाव लाने चालू कर दिए। सबके सब बदलाव लाना चालू कर दिए। सेंट्रल यूरोप ने भी, ईस्टर्न यूरोप। सर क्या बदलाव लेकर आए? राजा महाराजाओं ने अपने जो क्रूड शासन था उसे हटाया और जनता की सुनी, और जनता के हिसाब से कानूनों को बनाना शुरू किया। क्रांतिकारियों की मांगे सब जगह पूरी करी, क्योंकि यूरोप में चारों तरफ क्रांति चल रही थी। अब देखो 1848 के बाद सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप ने अपने अंदर बदलाव लाना शुरू किए। जबकि अगर हम बात करें वेस्टर्न यूरोप की, तो वेस्टर्न यूरोप में बदलाव 1815 में ही आ गए थे। याद रखना इस चीज को, यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में 1815 में ही बदलाव आ गया था। 15 में ही राजा महाराजा यहां के समझ चुके थे भैया कुछ नहीं हो पाएगा, जो कंसेशन है दो, मतलब इनकी जो मांगे हैं पूरी कर दो। और 1848 के बाद सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप को अकल आई कि भाई जब हमारे वेस्टर्न यूरोप में लोगों ने मान लिया है राजा महाराजा वो लोग भी तो हैं, वो लोग भी तो इनकी मांगे पूरी कर रहे, तो हम भी कर देते हैं। अब क्या हुआ बच्चे, देखो ध्यान से। बच्चे यूरोप के ना कई इलाकों से सेर्फडम को खत्म किया गया। अब ये सेर्फडम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे देखो आप तस्वीर में देख सकते हो, पीछे यहाँ पे जो खड़े हैं वो शाही घराने के हैं। जब मजदूर लोग मजबूरी से शाही घरानों के खेत में जबरदस्ती काम किया करते थे, इसे कहते थे आपका सेर्फडम। आप इनकी तस्वीर में ना इनके चेहरे देख सकते हो, देखो इन बेचारों के, इनके चेहरे देखकर साफ आपको पता चल जाएगा कि ये लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं इधर, है ना। और यहाँ पर ये शाही घराने वाले देखो खड़े हुए ना, तो इसे सेर्फडम कहते थे। और यूरोप के कई कई इलाकों से सेर्फडम को हटाया गया। इसी के साथ साथ आपका बॉन्डेड लेबर, माने कि बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी मतलब लोगों के पैरों में बेड़ियां बांध के, हाथों में बेड़ियां बांध के इन्हें बंधुआ बनाकर इनसे काम करवाना जबरदस्ती। बॉन्डेड लेबर को भी खत्म किया गया।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हैब्सबर्ग साम्राज्य के बारे में। बच्चे हैब्सबर्ग साम्राज्य ने क्या कर रखा था, ये आपका पूरा हंगेरी को अपने अंडर में ले रखा था। देखो ये पूरा का पूरा जो हंगेरी है ना, इसे अपने अंडर में ले रखा था हैब्सबर्ग साम्राज्य ने। लेकिन 1867 में हैब्सबर्ग साम्राज्य ने यहाँ की आम लोगों की, माने कि हंगेरी के रहने वाले हंगेरियंस की सुनी और इसे आजाद करवा दिया और यहाँ के हंगेरियंस की बातों को माना। यहाँ पर आपका हैब्सबर्ग साम्राज्य की हुकूमत थी, ठीक है। हैब्सबर्ग साम्राज्य ने इस पूरे हंगेरी को अपने कब्जे में ले रखा था और अपने कब्जे में लेने के बाद 1867 पे इन्हें आजाद करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन एनी 3 प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो बच्चे आप लोगों को पता होगा कि हमारा ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुआ था। हमको ना इसके कोई से भी 3 प्रावधान बताने, प्रावधान मतलब नियम। ये ट्रीटी ऑफ वियना है क्या, पहले मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे ट्रीटी ऑफ वियना, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये सन 1815 में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। 1815 में मीटिंग हुई थी वियना में, और वियना जो है वो आता है ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर। तो ध्यान से सुनना, हुआ क्या था बच्चे, 1815 में ही नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया, और जितनी भी देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था, उन लोगों ने नेपोलियन को हराने के बाद एक मीटिंग बिठाई वियना के अंदर। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया देश के अंदर आता है, उसकी राजधानी टाइप है, ठीक है बच्चे। अब इस मीटिंग को हमने ना वियना कांग्रेस का भी नाम दिया, और कुछ लोग इसे ट्रीटी ऑफ वियना, वियना में जो समझौता हुआ था उसके नाम से भी जानते हैं। अब इस समझौते में सारे देश जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वो सारे लोग आपस में बैठकर बात करते हैं और कुछ कानून या नियम बनाते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने ना पूरी आस पड़ोस के इलाके को जीतकर हर चीज ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी थी। तो इस मीटिंग में ये चीज ना जो नेपोलियन ने सब बिगाड़ रखी थी, ये सब उसे सही करना चाहते थे। तो देखो इन्होंने क्या क्या नियम बनाए इस मीटिंग में। मीटिंग का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, पहला ये था कि फ्रांस में से जिस बर्बन साम्राज्य को खत्म किया गया था, लुइस 16, उनकी बीबी मैरी एंटोइनेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, लुइस 16 और उनकी बेगम जो थी वो मैरी एंटोइनेट, इन्हें मार दिया गया था। बर्बन साम्राज्य को खत्म कर दिया था फ्रांस से। लेकिन अब फ्रांस में दोबारा बर्बन साम्राज्य को वापस लेकर आया जाए, ये पहला नियम था। दूसरा, फ्रांस के वो सभी इलाके, आप देख सकते हो बच्चे, ये जो आपके लाइट, ये थोड़े हल्के से पर्पल टाइप के कलर दिख रहे हैं ना आपको, ये फ्रांस के साइड के वो इलाके थे जहां पर नेपोलियन ने अपना कब्जा कर लिया था। वो सारे इलाके वापस ले लिए गए, ये सारे इलाके वापस ले लिए गए जो नेपोलियन ने अपने अंडर में ले रखे थे, और फ्रांस को सिर्फ इतना सा बना दिया। देखो ध्यान से, ठीक है, वरना फ्रांस तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा हो गया था, ठीक है। लेकिन नेपोलियन को हराने के बाद जो भी इलाके नेपोलियन ने कब्जे करे थे ना फ्रांस के अलावा बगल बगल में, और उसे फ्रांस में शामिल कर लिया था, उन सभी इलाकों को वापस से रिहा करवाया गया, ठीक है, और फ्रांस से अलग कर दिया। इसके अलावा बच्चे फ्रांस में क्या गया था, फ्रांस के ना चारों तरफ पे, मैं आपको बताता हूं, फ्रांस के चारों तरफ पे अगर मैं आपको बताऊं, चारों तरफ पे ना, यहां पर इसके आसपास में साइड में, यहां पर ये सब जगह पे ना स्टेट सेटअप किए गए। ये स्टेट क्यों बनाए, ये स्टेट इसलिए बनाए बच्चे ताकि फ्रांस भविष्य में जाकर दोबारा अपना एक्सपेंशन ना कर सके, फिर दोबारा कोई नेपोलियन बोनापार्ट जैसा फ्रांस के अंदर आकर फ्रांस के आस पड़ोस के इलाकों को कब्जे में लेकर उसे फ्रांस के अंदर ना कर पाए, फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो पाए। इसके इसलिए चारों तरफ इसके उन्होंने राज्य स्थापित किए। उन्होंने कहा राज्य स्थापित करेंगे ताकि भविष्य में फ्रांस दोबारा अपना एक्सपेंशन ना कर पाए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, फ्रांस के नॉर्थ पार्ट में बेल्जियम सेटअप किया गया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, फ्रांस की ना साउथ में गिनोवा करके जगह थी, उसे पिडमॉन्ट में शामिल कर लिया। गिनोवा करके एक जगह थी, उसे ना ये इटली के पिडमॉन्ट के अंदर ले लिया गया, शामिल कर लिया गया, वो इटली का पार्ट बना दिया गया, ठीक है बच्चे। ध्यान सुनना, ये फ्रांस के ना नीचे साउथ की पार्ट की बात थी। अब मैं आपको बताता हूं इसके अलावा और भी चीज, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चे प्रुशिया को कुछ नए नए इलाके दिए गए। प्रुशिया जो था उसे काफी सारे नए इलाके दिए गए, नई नई टेरिटरी दी गई, नए इलाके दिए गए प्रुशिया को। और रशिया ने पोलैंड का ईस्ट पार्ट अपने अंडर में ले लिया। रशिया ने, ये जो पोलैंड दिख रहा है ना आपको, पोलैंड, इसका ईस्ट पार्ट, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये आपका साउथ है। वेस्ट पे तो देखो आपका प्रशिया का कंट्रोल आ गया, ईस्ट पे रशिया ने अपना कंट्रोल ले लिया पोलैंड के। ध्यान सुनना, पोलैंड का जो वेस्ट इलाका था उसे प्रशिया ने अपने कंट्रोल में लिया, और ईस्ट इलाका रशिया के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सब लोगों ने अपने अपने इलाके बांटे। और ये जो सेक्सोनी जगह थी, इसको भी प्रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया। सेक्सोनी दिख रहा होगा आपको, सेक्सोनी, प्रशिया ने इसे भी अपने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया गया, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं आगे। बच्चे, नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस मोनार्की को जड़ से उखाड़कर फ्रांस से फेंक दिया था, ध्यान से सुनना,
नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करता, मोनार्की को उठाकर फेंक दिया था, हटा दिया था मोनार्की। अब इस मोनार्की को दोबारा वापस लेकर आई जाए। तो देखो ये सारे के सारे नियम जो भी मैंने आपको बताई ट्रीटी ऑफ वियना नाम की मीटिंग में हुए थे, जो सन 1815 में हुई थी, वियना नाम की जगह में हुई थी, जो ऑस्ट्रिया देश के अंदर आता है। ठीक है बच्चे, कर लीजिए। Question number 6. In the areas conquered in Europe by Napoleon, explain the reaction of the local population to the French rule. यहाँ पर बोला है यूरोप के जिन जिन इलाकों पे नेपोलियन ने जीत हासिल करी, वहाँ के लोगों का नेपोलियन को लेकर, और नेपोलियन फ्रांस का था ना राजा, तो वहाँ पे जो नेपोलियन के शासन था वो उनके देश में आता, तो लोगों का क्या रिएक्शन था नेपोलियन को लेकर। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप नक्शे पे देख सकते हो, ये पूरा यूरोप का नक्शा है, और ये जो आपको ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये आपके वो इलाके हैं जिसे नेपोलियन ने जीता था। ठीक है बच्चे, अब इन सभी इलाकों में जो लोग थे जहाँ पर नेपोलियन ने अपना कब्जा कर लिया, यहाँ के जो लोकल पीपल थे ना, उनका नेपोलियन को लेकर रिएक्शन काफी मिक्स था। मैं आपको समझाता हूं कैसे। बच्चे अगर मैं बात करूं, आपका ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर मैं आपका बात करूं यहां पर स्विट्जरलैंड की या फिर आपका हॉलैंड जैसे देशों की, ध्यान सुना, अगर मैं स्विट्जरलैंड या फिर हॉलैंड जैसे देशों की बात करूं, या इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, मिलान हो गया आपका, वॉर्सो हो गया, या फिर ब्रुसेल्स हो गया, ऐसे शहरों की बात करूं, तो इन जगह पर तो नेपोलियन के आने से यहाँ के लोग इतना खुश थे कि वो नेपोलियन और उसकी सेना का स्वागत कर रहे थे। ठीक है बच्चे, नेपोलियन और उसकी सेना का स्वागत कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था नेपोलियन जो है वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस से मोनार्की को, राजतंत्र को खत्म कर दिया। ये जो शाही घराने के लोग थे इन सबको मार दिया और बोला कि भैया ये राजतंत्र नहीं चलेगा। तो यहाँ के लोग इतना खुश थे आर्मी को देखकर, फ्रांस की, ये जो नेपोलियन की सेना थी, कि भैया हम तो बहुत खुश है, आओ हमारे देश में राज करो और हमारे देश में से भी मोनार्की को खत्म करो। ठीक है, मगर ऐसा था कि बच्चे ये जो लोगों के अंदर का एंथुसियाज्म था ना, मतलब ये जो लोगों की उत्सुकता थी, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। ये जो एंथुसियाज्म था वो बहुत जल्दी हॉस्टिलिटी के अंदर बदला। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है बच्चों, मतलब बहुत लोग ना दुश्मनी करने लगे नेपोलियन के। शुरू में तो बहुत अच्छा हुआ था, नेपोलियन को देख के खुश हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि नेपोलियन आया, हमारे यहाँ पर भी बदलाव करेगा, मगर नेपोलियन को लेकर अब लोग गुस्सा करने लगे। लोगों का जो प्यार था वो नफरत में तब्दील हो गया। क्यों? जैसे ही लोगों को पता चला नेपोलियन ने किसी को भी आपका पॉलिटिकल आज़ादी नहीं दी थी, माने कि कोई भी व्यक्ति अपना किसी प्रकार का कोई भी राजनीति ग्रुप नहीं बना सकता, इलेक्शंस नहीं लड़ सकता, वोटिंग कुछ भी नहीं, ये आज़ादी नहीं दी, जो लोगों को बहुत ज़्यादा खटकी और लोगों की उत्सुकता गुस्से में बदल गई। इसी के साथ साथ नेपोलियन ने धीरे धीरे टैक्स भी बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, और साथ साथ नेपोलियन ने सेंसरशिप लगाई। सेंसरशिप को आप जानते ही होंगे कि नेपोलियन से बिना पूछे या नेपोलियन के बिना जाने किसी चीज़ को आप छाप नहीं सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। और यही सब चीज़ें थी जिसकी वजह से नेपोलियन का जो शासनकाल था वो लोगों को पसंद नहीं आने लगा। लोग नेपोलियन से अब चिढ़ने लगे। जो लोग नेपोलियन को भगवान या फिर राक्षस, जो लोग नेपोलियन को ना फरिश्ता समझ रहे थे, अब उनके लिए नेपोलियन राक्षस बन गया। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, enumerate any 3 features of the conservative regime set up in Europe following the defeat of Napoleon in 1815। बच्चे यहाँ पर बोला हुआ है कि नेपोलियन की 1815 में हार हो गई थी। उसके हार के बाद यूरोप के अंदर जितने भी शाही घराने वाले लोग थे उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या किया। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ। नेपोलियन की हार के बाद शाही घराने वालों ने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई। उन्होंने कहा कि हमारे कस्टम और हमारे ट्रेडिशन, हमारे पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कहा मोनार्की हमारे पुराने ट्रेडिशन से चला हुआ आ रहा है और हमारा चर्च, इनको दोनों चीज़ों को उन्होंने दोबारा से स्थापित किया यूरोप में नेपोलियन के हारने के बाद। और उन्होंने बताया कि राजा महाराजा और चर्च ये सदियों से चला हुआ आ रहा है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये चालू ही रहेगा। ठीक है। और साथ ही साथ फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी को फिर से दोबारा वापस लेकर आ गए। ठीक है। और फ्रांस के चारों तरफ ना किलाबंदी कर दी, इसके चारों तरफ स्टेट को वो लगा दिए, स्टेट फॉर्म कर दिए, ताकि फ्रांस कभी भी अपना एक्सपेंशन ना कर पाए भविष्य में। ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी शाही घराने वाले लोग थे, ऑटोक्रेट्स थे, वो ताकत में आ गए, क्योंकि अब मोनार्की आ गई है, राजा आ गए हैं, तो राजा के घर वाले या राजा के रिश्तेदार तो ताकत में आएंगे ही, पावर में आए। और अगर कोई भी सोच यूरोप में जब मोनार्की दोबारा वापस आई, कोई भी सोच जो फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है, क्रांतिकारियों की सोच रखता हो या क्रांतिकारी वाली सोच, कोई सी भी अगर विचार ऐसे पैदा होते हैं किसी के मन में, तो इस पर सेंसरशिप लगाई गई, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई।
क्वेश्चन नंबर 9, who were the Grimm brothers and how did they contribute to the rise of nationalism in Europe? ग्रिम ब्रदर्स कौन थे और इन्होंने किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट किया, अपना योगदान दिया? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो, ये दोनों के दोनों ग्रिम ब्रदर्स हैं। एक का नाम है जैकॉब और एक का नाम है विल्हेम ग्रिम्स। इन दोनों को आपका ये आपका ग्रिम्स ब्रदर भी कहा जाता है। और यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए, यूरोप के अंदर देशभक्ति बढ़ाने के लिए इन दोनों भाइयों ने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। सबसे पहले इन दोनों भाइयों ने फॉक टेल्स निकाली, मतलब कि काफ़ी सारी किताबें निकाली जर्मनी के अंदर, ताकि जर्मनी के अंदर इन फॉक टेल्स की किताबों को पढ़कर लोगों को पता चले जर्मनी का असली कल्चर, असली रीति रिवाज, असली परंपरा क्या है। ये जो रीति रिवाज जर्मनी में अभी चल रहे हैं ना फ्रांस के, क्योंकि नेपोलियन ने उसे अपने अंडर में ले लिया था ना, नेपोलियन फ्रांस का था और नेपोलियन ने जर्मनी पे कंट्रोल पा लिया था। तो वो कह रहा था कि भैया इस फॉक टेल्स की किताबों को पढ़ के समझो कि हमारा असली कल्चर क्या है, ठीक है, ये कल्चर नहीं है जो फ्रांस के लोग हम पे चला रहे हैं। इसके अलावा अब धीरे धीरे दोनों भाई जनता में काफ़ी ज़्यादा मशहूर होने लगे, काफ़ी लोग इन्हें पसंद करने लगे और अब इन दोनों भाइयों ने, ग्रिम ब्रदर्स ने, पॉलिटिक्स में भी भाग लेना शुरू कर दिया। और स्पेशली ये उन आंदोलनों में भाग लेते थे जिस आंदोलन में प्रेस की आज़ादी की डिमांड होती थी, क्योंकि जनता को ना बंदिश बना रखा था कि जनता पे नेपोलियन ने क्या करा था, नेपोलियन ने जर्मनी को अपने कंट्रोल में ले लिया था और कोई भी मीडिया पे, हर चीज़ किसी मीडिया पे सेंसरशिप था, बिना नेपोलियन के पूछे कुछ नहीं हो सकता था। तो ग्रिम ब्रदर्स जो थे वो इस चीज़ के लिए आंदोलन करते थे कि भैया प्रेस को आज़ाद करो, प्रेस जो मर्जी छाप सकती है। साथ ही साथ देखिए, जैसे मैं समझाता हूँ आपको तस्वीर में, यहाँ पर ग्रीन कलर का जो है ये फ्रांस है और ये आपका जर्मनी है। अब फ्रांस का जो जर्मनी के अंदर कंट्रोल था और फ्रांस के जितने भी कानून थे जो जर्मनी के अंदर लागू हो रहे थे, ग्रिम ब्रदर्स का मानना था ये जर्मनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो फ्रांस का प्रशासन है ना, फ्रांस के नियम, फ्रांस के प्रावधान जो जर्मनी के अंदर लागू हो रहे हैं, इससे क्या होता है, जर्मनी का पुराना कल्चर धीरे धीरे खोता जा रहा है। दोनों भाइयों को ऐसा लगता था और ये था भी कि भैया जर्मनी का खुद का कल्चर कब रहेगा। यहां तो फ्रांस की हुकूमत है, नेपोलियन का ना फ्रांस का, यहां तो फ्रांस की हुकूमत है, फ्रांस को ओबे करते रहेंगे तो जर्मनी का असली कल्चर धीरे धीरे एक दिन तो जर्मनी लोग भूल जाएंगे। तो इस तरीके से इन लोगों ने जर्मनी के लोगों को अवेयर किया, किताबों के जरिए आंदोलन में भाग लिया, प्रेस की डिमांड करी आज़ादी, ताकि ये जनता को बता पाए कि जर्मनी वालों तुम्हारा असली कल्चर कुछ और है। आपके देश में कोई भी हुकूमत करे लेकिन आप अपनी संस्कृति को, अपनी चीज़ों को ना भूलो। इस तरीके से इन्होंने जर्मनी के अंदर लोगों के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ाया। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, What did Metternich mean to say when he remarked when France sneeze the rest of Europe catches cold? मेटरनिक ने अपने एक भाषण में एक बात कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। इस बात का क्या मतलब है हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बच्चे ये बात सच है, देखिए ध्यान से, आप यूरोप का नक्शा देख सकते हैं, इसमें फ्रांस मैंने आपको दिखा रखा है। फ्रांस में जब से 1789 में क्रांति हुई, फ्रांस में 1789 के अंदर क्रांति शुरू हुई थी और इस क्रांति की वजह से चारों तरफ के लोग इन्फ्लुएंस होते, चारों तरफ के लोग अपनी तरफ से अपनी तरह क्रांति करने लग गए थे। फ्रांस को देख देख कर सारे लोग क्रांति कर रहे थे। फ्रांस के अंदर 1789 में क्रांति चालू हुई और इसे देख देख कर बाकी यूरोप की कंट्रीज में भी क्रांति चालू होने लग गई। अब लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे संदेशे फ्रांस से मिलने लगे। लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, आपको पता ना, इक्वालिटी मतलब समानता। तो इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चलने लगा कि यार ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी शब्द भी होते हैं हमारे लिए। तो नहीं तो लोग क्या करते थे, राजतंत्र था, लोग गुलाम बन के रहते थे, जीते थे, मरते थे, उनके बाप दादा भी गुलामी बने रहे, मरे रहे, उन्हें लगता था सिर्फ हमारा काम गुलामी रहने का है। लेकिन फ्रांस से जो संदेशे आए, उसकी क्रांति की खबर और ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसी सोच फ्रांस से बाकी देशों में गई, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इससे प्रभावित हुए। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें पता होता है सही क्या है, गलत क्या है। जैसे बच्चे आप लोग हो, आप लोगों को पता है सही क्या है, गलत क्या है, पढ़ लिख के शिक्षित बन के ही तो चीज़ें सीखते हो। इन लोगों को फ्रांस की जो भी क्रांति हो रही थी और फ्रांस के अंदर जो भी चल रहा था, तो फ्रांस की सोच और वहां के लोगों की क्रांति से ये बहुत ज़्यादा खुश थे, यूरोप के पढ़े लिखे लोग। और साथ ही साथ बच्चे 1830 में फ्रांस के अंदर जब पॉलिटिक्स वापस आई, माने कि राजनीति पहली बार किसी राजवंश में, जहां पर राजाओं की चलते, उसे हटके पॉलिटिक्स आई है।
इसके बाद तो मानो चिंगारी, क्रांति की एक चिंगारी गई जीरा आपके बेल्जियम के देश पे। बच्चे आप देख सकते हो बेल्जियम के देश पे क्रांति की एक चिंगारी गई। बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स। यहां पर लोगों ने फ्रांस से इतना अच्छा सीखा, इतना चीजें अडॉप्ट करी कि भैया जब फ्रांस अपने यहां से राजवंश को उखाड़ फेंक कर पॉलिटिक्स को स्थापित कर सकता है तो हम आजाद क्यों नहीं हो सकते। तो ब्रुसेल्स में लोगों ने, बेल्जियम के अंदर आता है ब्रुसेल्स के लोगों ने अपने अंदर क्रांति करी और अपने आप को नीदरलैंड से आजाद करवाया। ध्यान सुनना, नीदरलैंड में यहां पर हुकूमत कर रखी थी, नीदरलैंड ने ना इसे पहले अपने अंडर में ले रखा था। तो 1830 में क्या हुआ, 1830 में जो फ्रांस था, फ्रांस ने अपने अंदर पॉलिटिक्स को ऐड किया और ये चीज की बात जब दूसरे देशों में पहुंची तो बेल्जियम जैसे देश के अंदर क्रांति और भड़क गई कि भाई वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। और ब्रुसेल्स में लोगों ने इतनी क्रांति करी कि नीदरलैंड से खुद को आजाद करवाया। और देखते ही देखते बच्चों जो फ्रांस था, देखते ही देखते फ्रांस इस पूरे यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी बन गई। तो इसीलिए मेटरनिक ने कहा था क्योंकि जो भी फ्रांस करता, अब फ्रांस की जो भी चीजें फ्रांस के अंदर होती लोग उसे फॉलो करते, अलग अलग देशों में जो फ्रांस करता लोग भी उसी चीज को अपने देश के अंदर फॉलो करते। इसीलिए मेटरनिक ने बात कही कि अगर फ्रांस छीकेगा, अगर फ्रांस ने छीका तो देखा देखी करके बाकी सब देश भी छीकेंगे, मतलब बाकी देश को भी सर्दी लग जाएगी। ये था इस बात का मतलब कि अगर फ्रांस छीकेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाएगी, क्योंकि पूरे यूरोप की सारी कंट्रीज फ्रांस को फॉलो करती थी। जो भी फ्रांस के क्रांतिकारी करते, फ्रांस के अंदर बदलाव लेकर आते, वही क्रांति, वही बदलाव, वही सोच लोग अपने देश में भी लेकर आते। ठीक है बच्चे।